लिखो, हाइड्रेशन इज ड्यू टू डाइपोल, लिखो आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रेशन इज ड्यू टू आयन डाइपोल इंटरेक्शन। अच्छा देखो कैसे, ये बताओ क्या लिखा है Na+, ये क्या लिखा है Cl-। इन आयनों को हमने उठा कहां डाल दिया, पानी में। तो अब ये क्या हो गया Na+, और यहां क्या लिखेंगे एक्वस, प्लस क्या लिखेंगे Cl-, और यहां क्या लिखेंगे एक्वस, है ना। चलो लिखो बेटा। अच्छा बताओ इस समय कुछ एनर्जी निकलेगी या नहीं निकलेगी, तो क्या लिखेंगे यहां पे लिख लो प्लस क्यू लिख लो, या और करके डेल्टा H इक्वल टू क्या लिख लोगे नेगेटिव। देखो प्लस प्लस फॉर्म में लिखी है तो वो रिएक्शन के साथ ही लिखी होगी, और ये डेल्टा में लिखी होगी तो रिएक्शन से अलग लिखी होगी। तो ये ही एनर्जी का नाम क्या है बता बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। लिखो, लिखो हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी नहीं हो क्या। अच्छा बताओ एक्वस साइज क्या होता है, एक्वस साइज, है ना। एक होता है नॉर्मल साइज और एक होता है एक्वस साइज। अच्छा बताओ नॉर्मल साइज बड़ा होता है कि एक्वस साइज, तो अभी पूरी बात हुई नहीं, है ना। तो ये तो बात गलत हो गई। कैसे, जो जितना छोटा कैटायन होगा उसका एक्वस साइज उतना बड़ा होगा। क्लियर है, तो आगे लिखो, पहले लिखो, हाँ लिखो हाइड्रेशन एनर्जी, और दूसरा लिखो एक्वस साइज। दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं साइज ऑफ आयन, और साइज ऑफ आयन के नाम पे आपको क्या देखना है, साइज ऑफ कैटायन। क्लियर है, साइज ऑफ कैटायन। ठीक है, तुमने यहां से क्या सीखा, जिस कैटायन का साइज छोटा होगा उसका एक्वस साइज बड़ा होगा। क्लियर है, नीचे सवाल लिखो, लिखो, लिखो बेटा, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर हाइड्रेटेड रेडियाई, दियर हाइड्रेटेड रेडियाई। है ना, और लिखो वहीं पे लिखो कॉमा कर करके लिखो Li+, कॉमा Na+। सवाल समझ में आया, अरेंज द फॉलोइंग, है ना, अरेंज द फॉलोइंग कैटायन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर हाइड्रेटेड साइज, अरेंज द फॉलोइंग कैटायन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर आयनिक साइज, सॉरी हाइड्रेटेड साइज या हाइड्रेटेड रेडियाई, दोनों बातें एक ही है, हाइड्रेटेड साइज और हाइड्रेटेड रेडियाई। नीचे लिखो कौन कौन से वो फॉलोइंग कैटायन हैं, लिखो Li+, कॉमा Na+, कॉमा K+, कॉमा Rb+, कॉमा CS+। अरे पूरा फर्स्ट डे हमने लिखा दिया। देखो हमने बताओ कैटायन कौन कौन से लिखा है, Li+, Na+, K+, Rb+, CS+। अब आपसे हमने हाइड्रेटेड रेडियाई पूछी है ना, सवाल लग गया। अच्छा एक बात बताओ,
सबसे बड़ा इसमें नॉर्मल साइज किसका है? सीजियम का। इधर से इधर आप जाओगे तो क्या होगा? साइज ऑफ कैटायन क्या हो रहा है? इंक्रीजेस, है ना? साइज ऑफ कैटायन क्या है? इंक्रीजेस। सबसे बड़ा, तो अब यहां पे लिखेंगे सबसे बड़ा साइज किसका है? CS प्लस, फिर कौन? RB प्लस, फिर कौन? K प्लस, फिर बेटा Na प्लस, और उसके बाद कौन है? Li प्लस। फिर हमने एक फार्मूला पढ़ा है, क्या बेटा? एक्वस साइज, या इसी का दूसरा नाम क्या है? बता बेटा। हाइड्रेटेड साइज, या इसी को क्या ले बोलेंगे? रेडियाई। चाहे हाइड्रेटेड साइज बोल लो, चाहे इसी को हाइड्रेटेड रेडियाई बोल लो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? साइज ऑफ कैटायन, यानी जो सबसे बड़ा कैटायन होगा उसका एक्वस साइज सबसे छोटा होगा। अरे समझ में आ रहा है नहीं? देखो ये सबसे बड़ा कैटायन है तो इसका एक्वस साइज सबसे छोटा होगा। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? यहां पे लिखो हाइड्रेटेड रेडियाई। बार बार हम हाइड्रेटेड रेडियाई बोल देते हैं, एक्वस साइज बोल देते हैं, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे इन सब चीजों से? सब बातें सेम है ना? अब क्या होगा? सबसे बड़ा एक्वस साइज किसका होगा? Li प्लस एक्वस का। ठीक, इससे छोटा कौन होगा? Na प्लस एक्वस। उसके बाद K प्लस एक्वस। उसके बाद कौन है? RB प्लस एक्वस। और कौन है उसके बाद? CS प्लस एक्वस। अब बात को समझिएगा। अपने परिवार में यानी फर्स्ट ए में सबसे छोटा कौन है? Li प्लस। सबसे बड़ा कौन है? CS प्लस, है ना? अच्छा एक बात बताओ, जो जितना छोटा है वो अपने ऊपर उतना ज्यादा पानी लाद ले रहा है। क्लियर? समझ में आया? सबसे छोटा कौन है फर्स्ट ए में? Li। सबसे छोटा है और अपने ऊपर क्या कर रहा है? सबसे ज्यादा पानी लाद ले रहा है। तो बताओ ये कैसे चलेगा? ठुमक ठुमक के चलेगा या चल ही नहीं पाएगा? चल ही नहीं पाएगा, है ना? अब देखो CS बड़ा था और इसने अपने ऊपर कम पानी लादा। अरे कम पानी लादा तभी तो उसका एक्वस साइज छोटा है। ये ठुमक ठुमक के चलेगा जबकि ये बेचारा चल ही नहीं पाएगा। क्लियर है? इसको बोलते हैं आयनिक मोबिलिटी। बताओ आयनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? आयनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा इसकी होगी, और आयनिक मोबिलिटी सबसे कम किसकी होगी? इसकी होगी। क्लियर है? आयनिक मोबिलिटी का मतलब आयन की मोबिलिटी, आयन का मूवमेंट, है ना? तो बताओ हाइड्रेटेड साइज सबसे बड़ा किसका है? Li का। और Li का कैटायन कैसा है? Li कैटायन कैसा है? सबसे छोटा। जैसे मान लो तुम 2-3 भाई हो, है ना? जो सबसे छोटा वाला भाई है उसने ज्यादा पानी अपने ऊपर लाद लिया। ऐसे तो रियल में छोटा है बट वो पानी ज्यादा लाद लिया तो उसका एक्वस साइज बड़ा हो गया, है ना? बीच वाला थोड़ा कम लादा और सबसे बड़ा वाला सबसे कम लादा पानी अपने ऊपर। तो बताओ कौन चलेगा एकदम ठुमक ठुमक के? सबसे बड़ा वाला, क्योंकि उसका एक्वस साइज छोटा है और चल नहीं पाएगा या धीरे धीरे चलेगा। कौन? सबसे छोटा वाला। और इसका नाम क्या, इसको क्या बोलते हैं? आयनिक मोबिलिटी। क्लियर है? चलेगा, आगे लिखो। लिखो, नीचे लिखो, लिखो आयनिक मोबिलिटी। नीचे लिखो बेटा आयनिक मोबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बताओ क्या लिख दें? हाइड्रेटेड साइज या हाइड्रेटेड रेडियाई। 2 बार आई है, अंग्रेजी में यही है। नीचे लिखो राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ। अच्छा इसे लिखो फ्रॉम अबव,
मतलब ऊपर वाले ही जवाब से। अच्छा चलो ये नया लिखो, लिखो राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक मोबिलिटी, राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक मोबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज, ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज, है ना। अब वो फॉलोइंग स्पीसीज क्या है, समझ रहे हो, वो फॉलोइंग स्पीसीज ये हैं, इनको तुम लिखो, इनको लिख लो, ये वाला अपने ऑप्शन बन, ये वाला बनाओ, ये लिखो, फिर कॉमा ये लिखो, फिर कॉमा ये लिखो, फिर कॉमा ये लिखो, इनको आयनिक मोबिलिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। ये है आपका सवाल, ये ऊपर वाला सब भूल जाओ, ये तो हो गया सवाल खत्म। बताओ आयनिक मोबिलिटी का, बताओ क्या लगाओगे। हाँ सबसे ज्यादा आयनिक मोबिलिटी किसकी होगी, CS प्लस, और यहां इक्वस जरूर लिख देना, क्लियर। उसके बाद कौन होगा, RB प्लस इक्वस, उससे ज्यादा K प्लस इक्वस, उससे ज्यादा Na प्लस इक्वस, और सबसे धीरे धीरे कौन चलेगा, Li प्लस इक्वस। सवाल समझ में आ गया, है ना। जिसकी हाइड्रेटेड साइज बड़ी होगी उसकी आयनिक मोबिलिटी सबसे कम होगी। अच्छा हाइड्रेटेड साइज किसका बड़ा था, जिसका कैटायन छोटा था, क्लियर है, चलेगा। आगे लिखो, अगला लिखो, अगली एक हेडिंग डालो, क्राइटेरिया फॉर सॉल्युबिलिटी, हाइड्रेशन एनर्जी खत्म। लिखो क्राइटेरिया फॉर सॉल्युबिलिटी, नया चैप्टर भी शुरू करते हैं, हो गए। लिखो क्राइटेरिया फॉर सॉल्युबिलिटी, क्राइटेरिया फॉर सॉल्युबिलिटी, है ना। लिखो 2 क्राइटेरिया, लिखो 2 क्राइटेरिया। नंबर 1 हाइड्रेशन एनर्जी, नंबर 2 लैटिस एनर्जी, नंबर 2 लैटिस एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी के आधार पे ही हम लोग क्या बता देंगे, सॉल्युबिलिटी, क्लियर है। चलो नीचे लिखो, एक नॉर्मल पॉइंट लगाओ, लिखो फॉर आयनिक कंपाउंड्स, लिखो फॉर आयनिक कंपाउंड्स और डैश लगा के छोड़ दो, लिखो फॉर आयनिक कंपाउंड्स और डैश लगा के छोड़ दो, नीचे लिखो हाइड्रेशन एनर्जी, नीचे क्या लिखोगे बेटा, लिखो बेटा हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन, क्या लिखोगे बेटा, लैटिस एनर्जी। बताओ आयनिक कंपाउंडों की हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा होती है। अब तुमको एक हम जुगाड़ सिखाने जा रहे हैं, क्या सिखाने जा रहे हैं, जुगाड़, ठीक है। देखो जुगाड़ किसके लिए है, फॉर सॉल्युबिलिटी। देखो क्या होगा, देखो यदि किसी मॉलिक्यूल की हाइड्रेशन एनर्जी उसकी लैटिस एनर्जी से ज्यादा है, क्या हमने बोला, किसी मॉलिक्यूल की हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा है, तो देखो H का मतलब क्या है, हाई, सॉल्युबिलिटी हाई होगी। उल्टा कर लो, लैटिस एनर्जी ज्यादा हो गई हाइड्रेशन एनर्जी से तो सॉल्युबिलिटी नहीं होगी, लो होगी या नहीं होगी, देख रहे हो जुगाड़। बताओ अच्छा यदि आपको सॉल्युबिलिटी हाई करनी है तो आप क्या करोगे, हाइड्रेशन एनर्जी को बड़ा कर दोगे, किससे, लैटिस एनर्जी से, और आपको इनसॉल्युबल बनाना है तो आप क्या करोगे, लैटिस एनर्जी को ग्रेटर कर दोगे उसकी हाइड्रेशन एनर्जी से, है ना। तो क्या लिखा, फॉर सॉल्युबिलिटी। बताओ अब बताओ हाइड्रेशन, देखो यहां पे ऐसे समझना, हाइड्रेशन एनर्जी को हाई रखो सॉल्युबिलिटी के लिए, क्या हमने बोला, बोलो सॉल्युबिलिटी के लिए हाइड्रेशन एनर्जी हाई होनी चाहिए, लैटिस एनर्जी
लो होनी चाहिए। ये लिखो अपने भाषा में, लिखो सब लोग, लिखो लिखो। सॉल्युबिलिटी के लिए हाइड्रेशन एनर्जी हाई होनी चाहिए एंड लैटिस एनर्जी लो होनी चाहिए। यहां से देखो, H से क्या है, हाई, और L से क्या है, लो। सॉल्युबिलिटी के लिए क्या चाहिए, हाइड्रेशन एनर्जी का हाई होना और लैटिस एनर्जी का लो होना। क्लियर है। अब किसी चीज को इनसॉल्युबल बनाना है, इनसॉल्युबल बनाना है तो उलट दो। अब आप क्या करो, इनसॉल्युबल बनाना है तो क्या करोगे, ना ना ना, इसी के रिस्पेक्ट में बोलो। अब हाइड्रेशन एनर्जी लो कर दो और लैटिस एनर्जी हाई कर दो तो इनसॉल्युबल हो जाएगा। क्लियर है। बताओ सॉल्युबिलिटी के लिए आपने क्या किया, अरे हाइड्रेशन एनर्जी को हाई रखा और लैटिस एनर्जी को लो रखा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा हुई। अब हमको इनसॉल्युबल बनाना है तो लैटिस एनर्जी को हाई कर दो और हाइड्रेशन एनर्जी को लो कर दो। लिखो फॉर इनसॉल्युबल, फॉर इनसॉल्युबिलिटी, फॉर इनसॉल्युबिलिटी लैटिस एनर्जी के आगे लिखो हाई, लैटिस एनर्जी शुड बी हाई एंड हाइड्रेशन एनर्जी शुड बी लो। हाइड्रेशन एनर्जी कैसी होनी चाहिए, हाई, है ना। देखो क्या लिखोगे, फॉर इनसॉल्युबिलिटी क्या लिखोगे, लैटिस एनर्जी बड़ा कर दो किससे, हाइड्रेशन एनर्जी। इसका मतलब क्या है, लैटिस एनर्जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाई, और हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लो। समझ में आ रहा। हाँ। अच्छा बताओ सॉल्युबिलिटी के लिए आपको क्या करोगे, हाइड्रेशन एनर्जी को हाई रखो, लैटिस एनर्जी को लो रखो। इतना सीख लिया। अब हमको इनसॉल्युबिलिटी की तरफ चलना है तो लो को हाई कर दो, हाई को लो कर दो। समझ में आ रहा। तो ये लिख लिया। अब जरा ध्यान से समझो। अब आपसे कोई कहे पानी के अंदर हमको आयनिक सॉल्वेंट डालना है और कोवेलेंट डालना है, कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा। पानी आयनिक होता है, पोलर होता कि नहीं होता है, उसके अंदर एक आयनिक कंपाउंड डालो, एक कोवेलेंट कंपाउंड डालो, तो कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा। अभी आपको एक लाइन लिखाई है कि आयनिक कंपाउंड का हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होता है किससे, लैटिस एनर्जी से। अभी एक लाइन लिखाई है, नीचे लिखो क्वेश्चन, स्टार लगा के लिखो, लिखो लिखो बेटा, लिखो सेकेंड है मेटल सल्फेट, ऐसे लिखो। अब आपको हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं, सेकेंड ए के मेटल सल्फेट, है ना। अच्छा सेकेंड ए के मेटल सल्फेट कौन होंगे, अच्छा बताओ कौन होगा, एक बीई होगा, BeSO4, है ना, और उसके बाद MgSO4, उसके बाद बताओ CaSO4, उसके बाद बताओ SrSO4, और उसके बाद PaSO4। ये सल्फेट कहां के हैं, सेकेंड ए के, है ना। लिखो। अब इनको सॉल्युबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, लिखो। ये आपका पॉइंट है, ये पॉइंट है। अब सॉल्युबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखो, सल्फेट की सॉल्युबिलिटी का। सब में बढ़ता है, यहां घटता है सेकेंड डे में। क्लियर है। हमने आपको जुगाड़ सिखाया होगा पहले कभी, C³ C³। अच्छा कोई बात नहीं, यहां पे लिखो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा, और ऐसे लिख लो डाउन द ग्रुप, है ना। सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीजेज, जबकि फर्स्ट डे में सॉल्युबिलिटी ऊपर से नीचे जाने पे इंक्रीज होती है ना।
तो बताओ सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा? PeSO4, उसके बाद MgSO4, उसके बाद बताओ बेटा CaSO4, उसके बाद बताओ SrSO4 और उसके बाद बताओ BaSO4। ये आपके सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर है। फर्स्ट A के मेटल सल्फेट डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, व्हाइल सेकेंड A मेटल सल्फेट सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। और इस पे स्टार लगा लेना, ये आपकी इनऑर्गेनिक का सवाल है। ये लिख लिया ना। अब इन दोनों के नीचे एक कॉमन लाइन खींचो और इसके नीचे एक लाइन खींचो। यहां पे कुछ बात लिखानी है, पहले इसको अरेंज कर लो। ये किसका ऑर्डर है? ये सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर है ना। PeSO4 और MgSO4 के नीचे कॉमन लाइन खींचो, लिखो लिखो कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। जैसे किसी चीज हमने कहा सॉल्युबिलिटी बताओ, तो तुम समझ लेना ये किसके अंदर सॉल्युबल कर रहे हैं। जब तक हम कुछ ना बोले तब तक पानी समझना। भाई किसी चीज की सॉल्युबिलिटी कर रहे हो ना, तो किसी के तो अंदर कर ही रहे हो ना सॉल्युबल। तो जब तक हम कुछ ना बोले तब तक तुम क्या समझोगे? हाँ, धरती पे अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, हाँ सन। और जब तक कुछ ना बोला जाए तब तक यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या? पानी। ठीक है, तो इसको लिखो कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर, है ना। अच्छा बताओ कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर है, तो बताओ यहां लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी कि हाइड्रेशन एनर्जी? नीचे लिखो, वेरी गुड, लिखो लिखो हाइड्रेशन एनर्जी, लिखो हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन इट्स लैटिस एनर्जी। ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना। इसके नीचे लिखो इसके नीचे लिखो इनसॉल्युबल इन वाटर, लिखो बेटा इन सॉल्युबल इन वाटर। यहां क्या हुआ होगा बताओ? अच्छा, लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से बड़ी हो गई होगी, बस इनसॉल्युबल हो गया। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यहां क्या हुआ होगा? लैटिस एनर्जी बड़ी हो गई होगी किससे? हाइड्रेशन एनर्जी से। तो अब तो कॉन्सेप्ट भली भांति समझ में आ गया। आगे बढ़ो, अगला लिखो, लिखो बेटा एस ब्लॉक मेटल ऑक्साइड। लिख लो सब कॉमन का, सब कॉमन बना लो, ऐसे ही सब एक साथ रट लो। लिखो इन एस ब्लॉक मेटल ऑक्साइड कॉमा मेटल हाइड्रोक्साइड, इन एस ब्लॉक मेटल ऑक्साइड। ऐसे लिखना इन एस ब्लॉक को डैश करके छोड़ दो, नीचे से लिखो एस ब्लॉक में क्या क्या हो रहा है। लिखो इन एस ब्लॉक, डैश लगा के छोड़ दो, उसके नीचे लिखो मेटल ऑक्साइड कॉमा मेटल हाइड्रोक्साइड कॉमा मेटल बाइकार्बोनेट कॉमा मेटल फ्लोराइड। ठीक है, अब कॉमा करके लिखो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये बात समझ में आई? अच्छा देखो क्या हुआ होगा, जैसे Li का हमने ऑक्साइड बनाया, तो ऑक्साइड का मतलब क्या होता है? देखो ऑक्साइड का मतलब क्या है बता भैया? ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस का चार्ज, ये ऑक्साइड होता है। जैसे लिथियम का ऑक्साइड बनाना हो तो Li+1 होता है, और ऑक्साइड का ऑक्सीजन के ऊपर -2, इसका एक मॉलिक्यूल बना दो तो क्या बनेगा? Li2O, है ना। तो जैसे फर्स्ट ए के जितने भी मेटल के ऑक्साइड होंगे उनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ो भैया। पूरे लिखा दें क्या? अच्छा तुम सोडियम का बनाओ, Na2O K2O बना डालो, सब बनाओ, है ना। Rb2O CS2O, इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? एक हमने बना दिया है, सॉल्युबिलिटी का क्या होगी? इंक्रीजेस। कहां? डाउन द ग्रुप।
ऐसे मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेना। मेटल हाइड्रोक्साइड बना लोगे? मेटल अच्छा हाइड्रोक्साइड बनाना होगा तो क्या करोगे बताओ? देखो हाइड्रोक्साइड का मतलब ये देखो, इसका मतलब क्या होता है? ऑक्साइड, है ना? अच्छा हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या होता है बताओ बेटा? हाइड्रोक्साइड का मतलब होता OH माइनस, है ना? और इधर क्या है? Li प्लस। अब दोनों का क्या करो? चार्ज का क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा? LiOH, है ना? NaOH, KOH, RbOH, CsOH, है ना? अब इनकी सॉल्बिलिटी क्या होगी बताओ बेटा? सॉल्बिलिटी डाउन द ग्रुप, ये देखो डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस। अब तो समझ में आ रहा है ना? डाउन द ग्रुप, ये जरूर लिख लेना ऊपर बनाए कैसे हमने। अब नोट करके लिखो, नोट करके लिखो। लिखो ऑल डी ब्लॉक, लिखो बेटा ऑल डी ब्लॉक, ऑल डी ब्लॉक मेटल सल्फाइड, ऑल डी ब्लॉक मेटल सल्फाइड, कॉमा मेटल हैलाइड, मेटल सल्फाइड एंड मेटल हैलाइड आर वाटर इनसॉल्युबल, आर वाटर इनसॉल्युबल, ये पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होते हैं। अच्छा कौन कौन से? डी ब्लॉक के मेटल सल्फाइड। अच्छा सल्फाइड जानते हो क्या होता है? S-2, ये होता है क्या? सल्फाइड, ठीक है? अच्छा हैलाइड तो जान ही रहे हो क्या है? X-, है ना? तो जितने भी डी ब्लॉक के मेटल सल्फाइड हैं, हैलाइड हैं, वो पानी के अंदर इनसॉल्युबल हैं, ठीक है? अगला पॉइंट, ऑल मेटल नाइट्रेट, ऑल मेटल नाइट्रेट एंड मेटल एसीटेट, ऑल मेटल नाइट्रेट एंड मेटल एसीटेट आर वाटर सॉल्युबल, आर वाटर सॉल्युबल, ठीक है? जितने भी मेटल के नाइट्रेट होंगे और क्या होंगे? मेटल के एसीटेट। अच्छा बताओ नाइट्रेट क्या होता है? NO3-, ये क्या होता है? नाइट्रेट। अच्छा बताओ एसीटेट क्या होता है? CS3COO-, ये क्या होता है? एसीटेट। ये एसीटेट आयन है ना? चलो नीचे लिखो एक सवाल, देखिए कि ऊपर वाली बातें कितनी समझ में आई। लिखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज soluble in water, which of the following is soluble in water? पहला लिखो नंबर 1 Na2S, Na2S। ऑप्शन नंबर 2 ZnS, ऑप्शन नंबर 2 ZnS। ऑप्शन नंबर 3 NiS, ऑप्शन नंबर 4 Ag2S। बताओ पानी के अंदर कौन सॉल्युबल है? पहला ऑप्शन है Na2S, दूसरा बताओ बेटा ZnS, और चौथा बताओ Ag2S। ये ऊपर हो गया, ऊपर नीचे, अरे ठीक है ना? बताओ कौन पानी में सॉल्युबल है? अभी पढ़ाया है जितने भी डी ब्लॉक के मेटल सल्फाइड हैं वो इनसॉल्युबल इन वाटर, तो बचा कौन सल्फाइड? हाँ ये सॉल्युबल है इन वाटर। अच्छा बताओ ये क्या है? बताओ बेटा
इनसॉल्युबल इन वाटर। ये कहां के मेटल सल्फाइड हैं? डी ब्लॉक मेटल सल्फाइड। अरे एजी कहां आता है? डी ब्लॉक में। जेडएन कहां आता है? डी ब्लॉक में। एनआई कहां आता है? डी ब्लॉक में। और सल्फाइड है तो इस पे ऊपर माइनस कितना चार्ज होगा? माइनस का 2। अच्छा बताओ ये कैसे बना होगा? सोडियम के ऊपर +1 होगा और सल्फाइड बना रहे तो इसके ऊपर -2 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसके चार्ज से इसको मल्टीप्लाई करो और इसके चार्ज से इसको मल्टीप्लाई करो, तो बताओ Na क्या हो जाएगा? Na2 और S। अब जरा फिर से पढ़ो एक बार सवाल। देखो अभी पढ़ाया। बताओ कहां के मेटल सल्फाइड पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होंगे? डी ब्लॉक मेटल सल्फाइड। अच्छा कहां के होंगे? डी ब्लॉक को छोड़ के, है ना। चलो एक नया सवाल फिर लिखो। अब देखते हैं कौन बता पाता है। लिखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसॉल्युबल इन वाटर। पहला ऑप्शन लिखो AgNO3, दूसरा लिखो KNO3, AgNO3 KNO3, तीसरा लिखो Pb, ऐसे लिखना तीसरा PbCH3COO होल ट्वाइस, है ना। और लास्ट में लिखो HgCl2। अच्छा ये ऊपर वाली किस लाइन का सवाल है? हाँ पढ़ो जरा, ऊपर से सवाल पढ़ो। सब कुछ लिखा है फिर भी नहीं देख पा रहे हैं, है ना। क्या लिखा है बेटा? ऑल मेटल नाइट्रेट एंड मेटल एसीटेट कैसे होते हैं? हाँ क्लियर है। तो पहला ए क्या है? HgCl2। तो ना तो ये मेटल का सल्फेट है ना तो ये एसीटेट है। हाँ नाइट्रेट। तो ये क्या होगा? अच्छा इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ। लेड एसीटेट, वेरी गुड, है ना। चलो अच्छा आगे लिखो भैया। अच्छा AgNO3 का नाम बताओ। सिल्वर नाइट्रेट, टॉलेंस रिएजेंट, इसका एक और नाम होता है लूनार कास्टिक। नाम लिख लो इसका, लिखो। AgNO3 का जो नाम जानते हो उसके अलावा एक लिख लो, लूनार CAUSTIC, लूनार कास्टिक। स्टार लगा के लिखो। लिखो सॉल्युबिलिटी ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स, solubility of covalent compound in water, solubility of covalent compound in water is due to hydrogen bonding, is due to hydrogen bonding। एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है, दैट इज बॉन्ड एंगल। बस खत्म चैप्टर। लास्ट हेडिंग डालो बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल। नीचे लिखो कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड एंगल। पहले अच्छा बॉन्ड एंगल की डेफिनेशन बताओ क्या होती है। लास्ट टॉपिक है ये, बिल्कुल आखिरी टॉपिक है ये। अच्छा बताओ बॉन्ड एंगल क्या होता है? दो बॉन्ड के बीच का एंगल बॉन्ड एंगल, एकदम सही बात। लिखो यही बात लिखो बॉन्ड एंगल में, लिखो लिखो बॉन्ड एंगल इज डिफाइंड एज, bond angle is defined as the angle between orbitals contain bonding electron pair। ऑर्बिटल कंटेनिंग बोला था क्या? हाँ तो वही लिखे रहो, कोई बात थोड़े ना, कुछ इधर उधर थोड़े ना हुआ। containing bonding electron pair and central atom
एंड सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल, इन अ मॉलिक्यूल। अच्छा, इससे कोई नाम बनाओ, नाम बताओ, कोई अच्छा नाम बताओ। अच्छा अच्छा बताओ। पूरा, पूरा कोई नाम बताओ अच्छा, बताओ, कोई नाम बताओ इसका।